स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता। आज अभिषेक ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो देखा कि उसके दोनों बच्चे टीवी देखने में मस्त थे और उसकी पत्नी भावना रसोई घर में खाना बना रही थी। भावना, कितनी बार कहा है कि बच्चों को ज़्यादा टीवी मत देखने दिया करो, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। जूते और मोजे उतारते हुए अभिषेक ने कहा तो भावना बोली, अरे टीवी बंद करती हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं। किसी गैजेट के बिना आराम से बैठते कहाँ हैं दोनों, और मेरे पास इन्हें देने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। टीवी देखते हुए कम से कम शांति से तो बैठे हैं। अच्छा भावना, बहुत थकावट हो गई है, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। अभी लाई, कहते हुए भावना चाय बनाने चली गई। उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। अभिषेक ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप कौशल्या जी के बेटे अभिषेक वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं अभिषेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। अभिषेक जी, मैं वरदान वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। वरदान वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही अभिषेक तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माताजी तो ठीक है ना? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अभिषेक ने चिंतित स्वर में कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक हैं, परंतु हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको ये जानकारी देनी थी कि हमारे वृद्धाश्रम की ज़मीन को सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। उसके बदले में हमें शहर से 15 किलोमीटर दूर एक जगह दी गई है, लेकिन वहाँ वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये काम भी पूरा हो जाएगा, परंतु इस सारी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्ध लोगों को कोई भी परेशानी या असुविधा ना हो। इसलिए आपसे एक विनती है कि यदि हो सके तो केवल 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा और सारी सुविधाओं का इंतजाम हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। जी ठीक है, मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँचता हूँ और माँ जी को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर अभिषेक ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन सुनते ही अभिषेक कुछ सोच विचार में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी भावना चाय लेकर आई और बोली कि सोच विचार में डूबे हैं, फ़ोन किसका था? तो अभिषेक ने कहा, भावना, वृद्धाश्रम से फ़ोन आया था। वो बता रहे थे कि उनका वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें नई जगह अलॉट की गई है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमें माँ जी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। इतना सुनते ही भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? और तुमने भी हाँ कर दी? चौंकते हुए भावना बोली, अरे तो और क्या करता भावना, अपनी माँ को तकलीफ झेलने के लिए ऐसे ही छोड़ देता। लो बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, भावना मुंह बनाते हुए बोली। तो अभिषेक ने कहा, देखो भावना, उम्र के इस पड़ाव पर जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अपने फ़र्ज से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ नहीं रह पा रही, और अब यदि उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, तो ये भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। फिर भावना गुस्से से भड़कते हुए बोली, अभिषेक, इतना तो तुम भी जानते हो कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से हमारे बेटे सोनू को आए दिन डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ता है। उसके लिए मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत जैस की तस बनी हुई है। क्या पता कब ये परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। यह कहते हुए भावना नाराजगी जताते हुए पैर पटकती हुई चली गई। अगले दिन अभिषेक सुबह जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी की परवाह किए बिना तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लेने चला गया। उधर आश्रम में वहाँ की संचालिका ने कौशल्या जी को पहले ही बता दिया था कि आज उन्हें लेने के लिए उनका बेटा आ रहा है और वो 1 महीने के लिए अब अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। ये सुनकर कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेगी, ये सोचकर उनके दिल को खुशी होने लगी।
लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गए कि उनका बेटा अपनी मर्जी से तो उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि अपनी माँ को घर रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से कौशल्या जी एक बैग में अपने कपड़े रखने लगी। बिस्तर के पास रखी टेबल पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति राम कुमार जी ने अपने 1 साल के बेटे अभिषेक को बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ था। उस तस्वीर को बैग में रखने से पहले उसे उठाकर निहारने लगी और उसी क्षण उनके कानों में उनके नन्हे से अभिषेक की किलकारियां गूंजने लगी। एकाएक कौशल्या जी अपने अतीत में खो गई और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। एक समय था जब कौशल्या जी अपने पति राम कुमार जी के साथ गांव में रहा करती थी। गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे राम कुमार जी, जबकि कौशल्या जी स्वयं तो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु एक समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उन लोगों की बहुत अच्छी खेती बाड़ी हुआ करती थी और पुश्तैनी घर था। हालांकि बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने ही 30 फलों पर माथा टेका था उन्होंने, कितनी मन्नतें मांगी, फिर आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और अभिषेक के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। पहली बार उसे गोद में लेते ही ममता से उनकी आंखें भर उठी थी। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा अभिषेक अपनी माँ से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करता था। अपनी माँ के बिना खाना तक भी नहीं खाता था और वहीं उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनते ही सारा कामकाज छोड़कर दौड़ी आती थी कौशल्या जी। अपने बेटे को देखकर फूले ना समाते थे दोनों। राम कुमार जी यही सोचा करते थे कि जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने अभिषेक की पढ़ाई में कभी पैसों की जरा भी कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी मिल गई। अब अभिषेक अच्छा खासा कमाने लगा था, अपने साथ काम करने वाली भावना को पसंद करने लगा और जल्द ही उन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। भावना एक आधुनिक लड़की थी जो बिल्कुल बिंदास प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और जब पढ़ाई समाप्त हुई तो उसके बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी, परंतु इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब अभिषेक ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो कौशल्या जी और राम कुमार जी ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया कि शायद वक्त का ही तकाजा है। आज के ज़माने में बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। परंतु शादी होते ही उनकी बहू भावना ने अभिषेक को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वह अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करती और ना ही उसे गांव में रहना पसंद है, इसलिए अब उन्हें शहर में अपने लिए अलग घर देख लेना चाहिए। भावना की 2 टूक बात सुनकर अभिषेक की हैरानी का ठिकाना ना रहा था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भावना मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद अभिषेक ने गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। कौशल्या जी और राम कुमार जी मन महसूस कर गाँव में रह गए, परंतु रह रहकर कौशल्या जी सोचने लगी थी कि अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कितने अरमान थे उनके कि वह बहू के आने पर उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेगी। पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अभिषेक अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और राम कुमार जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। कौशल्या जी और राम कुमार जी का दिल तो बहुत किया करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दें। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे।
पर जीवन की गाड़ी खींच खाप चल रही थी। लेकिन एक भी अचानक राम कुमार जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि उनकी वही मृत्यु हो गई। और उस दिन कौशल्या जी की को जैसे दुनिया ही लूट गई। वह तो एकदम कूद ही चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अभिषेक तुरंत पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू भावना को मात्र औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव चले गई थी, जबकि अभिषेक अपनी मां के साथ पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित प्रकार से निपटाकर अभिषेक यह कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि बहुत जल्द मां को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन कौशल्या जी की पड़ोसन हालचाल पूछने आए तो बातों ही बातों में कौशल्या जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा अभिषेक उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। ये बात सुनकर पड़ोसन बोले, अरे कौशल्या, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले न ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आज के जमाने की कोई खबर नहीं है तुम्हें? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज्यादा हुआ तो थोड़े बहुत पैसे देकर अपने कर्तव्य की ये कुचीरी कर लेते हैं। पड़ोसन की बात सुनते ही कौशल्या जी चौंक गए, लेकिन फिर अगले ही पन अपने दिल को समझाते हुए बोले, अरे नहीं बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। कौशल्या जी ने अपने पड़ोसन की बात को तो नकार दिया था, ये कहकर कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब 15 दिन बीत गए और बेटा लेने नहीं आया तो वो विश्वास डगमगाने लगा। बेटे की राह देखते देखते आंखें कतराने लगी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए पर अभिषेक उन्हें लेने ना आया और 2 अकेलेपन के कारण वह अहसास से ग्रसित रहने लगी और बीमार पड़ने लगी थी। इस बात की जब अभिषेक को खबर मिली तो उससे रहा ना गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई और गांव जाकर मां को शहर लाने की बात कही तो भावना लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गए और साफ शब्दों में कह दिया कि या तो इस घर में अपनी मां को रखो या मुझे। हालात से परेशान होकर अभिषेक ने कौशल्या जी के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया। उस आश्रम में सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, परंतु फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ध्यान रखा जाने लगा। रोज सुबह उठकर कौशल्या जी अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में स्वयं को व्यस्त रखती। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लगा था। आज उन्हें वृद्धाश्रम में आए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान अभिषेक कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करता था, परंतु इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत चुके थे। उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया था। पुरानी यादों के समुद्र में गोते खाती कौशल्या जी अभी ये शक सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आए, माँ कैसी है आप? अभिषेक ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो अपने बेटे का चेहरा देखते ही कौशल्या जी के अधरों पर एक मधुर मुस्कान छा गई। एकाएक सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। माँ का सामान गाड़ी में रखकर अभिषेक उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो भावना ने दरवाजा खोला। अभिषेक के कहने पर आज भावना ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपनी सासू माँ को अपने सामने देखकर भावना ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। उनका सामान उठाकर अभिषेक अंदर रखने लगा और कौशल्या जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और खूब आशीर्वाद देने लगी। फिर भावना भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी आइए अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज कानों में पड़ी तो दोनों बच्चे भी तुरंत कमरे से बाहर दौड़े चले आए। उनमें आप किससे बात कर रही थी? कौशल्या जी की 6 वर्ष की पोती बोली। तभी 8 वर्ष का उसका भाई सोनी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपक लगाते हुए बोला, अरे देव का मेहमान आए हैं हमारे घर पर। तभी पीछे से अभिषेक आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं बेटा, ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ है। पता है जब तुम बिल्कुल छोटे से थे तब इनसे मिले थे। अच्छा अब चलो जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने प्यारे से पोता पोती को देखकर
कौशल्या जी फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने फीमे फिलवाकर बहुत लाड़ दुलाड़ किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठाकर उससे बातें करने लगी। दोनों बच्चे भी उनके साथ हंसने बखियाने लगे, लेकिन ये सब भावना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। एक तरफ उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अपने 2 कमरों के फ्लैट में वो सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। वहीं दूसरी ओर मन ही मन अपने पति पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना उनके लिए इतना ही जरूरी था तो गांव क्यों नहीं छोड़ कर आ गए। उन्हें यहाँ मेरे सिर पर लाकर बिखारने की क्या जरूरत थी। अपनी बहू का स्वभाव तो कौशल्या जी भी जानती थी। भावना से फूने हुए चेहरे से उसकी नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए कौशल्या जी बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, आज तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपना कमरा नहीं दिखाओगे अपनी दादी को? हाँ हाँ दादी, जरूर दिखाएंगे, कहते हुए दोनों बच्चे दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। फिर अभिषेक बोला, बच्चों, अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अभिषेक ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, इसलिए रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहकने लगे। कमरे में बैठे हुए दोनों बच्चे कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ कोई गेम खेलने की जिद करने लगते। इधर भावना ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो कौशल्या जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए कुर्सी पर आ गई थी। अभिषेक भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। भावना रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी कौशल्या जी बोली, बेटा, एक बात तो बहुत अच्छी हो गई ना, जाने कितने दिनों से बच्चों के साथ समय बिताने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की ये बात सुनकर अभिषेक की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बुझे मन से थोड़ी सी चपाती खाई और खाने की प्लेट को सरकाते हुए बोला, बस मंगनी और भूख नहीं है। ये देखकर कौशल्या जी बोली, अरे सोनू बेटा, ये क्या, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाओगे तो खेलने कूदने की ताकत कैसे आएगी और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगे। फिर अभिषेक ने कहा, माँ, वो बात ये है कि सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस वजह से उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी बहुत कम लगती है। लेकिन बेटा, फिर तो तुम्हें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था माँ। डॉक्टर को भी दिखाया था माँ, लेकिन दवाइयों का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए अभिषेक चिंतित हो उठा। जब रात हुई तो कौशल्या जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। दोनों बच्चे दादी माँ के आने से बेहद खुश थे। कौशल्या जी ने सोने से पहले उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक तरीके से सुनाई। बच्चे बड़े ध्यान से दादी की कहानी सुनने लगे। अभी कौशल्या जी को आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बच्चे उनसे पूरी तरह घुल मिल गए थे। अगले दिन सुबह जब भावना उठी तो देखा घड़ी की सुई 7 बजा रही थी। जय भगवान, मैंने तो अलार्म की आवाज़ सुनी ही नहीं। बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है, आज तो पक्का ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। यह सोचकर वो जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए 2 मिनट नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। परंतु जैसे ही भावना अपने कमरे से बाहर निकली, वो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। वह रसोई घर में गई तो देखा उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। ये सब देखकर भावना को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पर कौशल्या जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। अरे बहू, तुम उठ गई तो ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। सबसे टिफिन तैयार कर दिया है मैंने, तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार है, जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। जी माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए भावना ने कहा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, मम्मी, हम तो तैयार हो चुके हैं, हमें तो पहले ही दादी ने तैयार कर दिया था,
आज दादी के साथ हम सुबह सुबह ही उठ गए थे। ये सारा नज़ारा देखकर भावना बिल्कुल हैरान रह गई। आज ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो भावना ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन उसका टिफ़िन देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए थे और कहने लगे, भावना ये तो कमाल ही हो गया, आज तुम नूडल्स या सैंडविच नहीं पराठे और सब्जी लेकर आई हो। ये सब खाना तुमने बनाया है, क्या बात है। इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया, क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का भी समय नहीं मिलता। तभी भावना ने कहा, अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई है। ये खाना उन्होंने ही बनाया है। भावना और उसके सहकर्मियों ने कौशल्या जी के हाथ के बने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब लोग वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम को जब भावना और अभिषेक ऑफिस से घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। भावना के आते ही गुड़िया ने कहा, मम्मी पता है आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हम तो रोज रोज सैंडविच और मैगी नूडल्स खाकर बोर हो गए थे। फिर सोनू बोला, हाँ मम्मी, आज तो मैंने भी अपना टिफिन पूरा खत्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। क्या सच में? सोनू की तबीयत में सुधार जानकर भावना और अभिषेक खुशी से बोले। तभी कौशल्या जी अपने पोते को सहलाते हुए बोले, और आगे से कभी पेट दर्द होगा भी नहीं। अब देखना तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, कभी दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख अभिषेक बहुत खुश था। कौशल्या जी ने देखा कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाजार के चिप्स, नमकीन और बिस्किट की डिमांड करते थे और उन्होंने घर पर ही बच्चों के लिए देसी घी और आटे की पिन्नियाँ, नमकीन, मठरी और आलू के चिप्स बनाकर रख दिए। कौशल्या जी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को बाजार का पैक्ड फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से भावना तो अपने बच्चों के लिए पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद कौशल्या जी उनकी खूब अच्छे से संभाल करती थी, उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब तो घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बिल्कुल ही बंद हो गए थे। परिवार के सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। दोनों बच्चे जो पहले स्कूल से आते ही टीवी का रिमोट या मोबाइल उठाकर कार्टून देखने में व्यस्त हो जाते थे, अब वो बच्चे अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो उन्हें स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों हर रोज दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि आज तक उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। भावना और अभिषेक के पास तो कभी समय ही नहीं होता था बच्चों को मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन अपनी दादी के सानिध्य में वे दोनों बहुत सी अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात जब भावना पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो दरवाजे तक गई और कमरे में झांक कर देखा तो कौशल्या जी बड़े प्यार से बच्चों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी और दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये दृश्य देखकर भावना अपनी सासू माँ से बहुत प्रभावित हुई। यूं तो कौशल्या जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी और ये बात अभिषेक भी जानता था। जब उसने बच्चों को ये बात बताई तो बच्चे बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि बाकी सभी विषय तो भावना उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। इसलिए दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और कौशल्या जी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और उनका घर, जहाँ हर समय सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता था, कौशल्या जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर की एक एक चीज बड़े तरीके से रखी होती थी। शाम को घर लौटने के साथ ही भावना और अभिषेक को एक सुखद एहसास होने लगा था। भावना तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। कौशल्या जी के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद भावना सबके लिए चाय बनाती और एक साथ बैठकर सब लोग गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। दिन भर काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, ये सोचकर रात का खाना भी भावना बना दिया करती थी और बड़े प्यार से घर के सभी सदस्यों को गर्मा गर्म खाना परोसती।
कौशल्या जी को अपने बेटे के घर आए हुए 1 महीना होने को आया तो एक दिन अभिषेक के पास वृद्धाश्रम से फोन भी आ गया। मिस्टर अभिषेक, आश्रम की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। ये बात सुनते ही अभिषेक चौंक गया, क्योंकि माँ के साथ रहते हुए इस 1 महीने के समय में वो ये भी भूल गया था कि वो उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन अब माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। भरे गले से उसने अपनी पत्नी भावना को माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने की बात कही तो भावना भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर कहने लगी, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती है? तो अभिषेक ने कहा, नहीं तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना, इसलिए मैंने सोचा है कि कल ही मैं माँ को वापस छोड़ आऊँगा। अभिषेक की इस बात पर भावना आंखें तरेर कर उसकी ओर देखने लगी, लेकिन अब अभिषेक ने चुप रहना ही उचित समझा और बिना कोई और बात किए करवट बदलकर सो गया। लेकिन भावना की आंखों से नींद गायब थी। बहुत देर तक बैठे हुए वह कुछ सोचती रही। अगले दिन दोपहर को ही भावना ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वो अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे तकलीफ में देखकर कौशल्या जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है, कौशल्या जी चिंतित स्वर में बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के बॉक्स में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देने के बाद उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। कुछ ही देर में जब बुखार कम हो गया तो कौशल्या जी अदरक और तुलसी वाली चाय बनाकर ले आई। थोड़ी देर में भावना का बुखार तो उतर गया था, लेकिन अब भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अभिषेक भी अब तक घर लौट चुका था, परंतु भावना को परेशानी क्या है कौशल्या जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना किसी को कुछ बताए वह बस रोती ही जा रही थी। लेकिन शायद अभिषेक भावना के रोने का कारण जान चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। ये देखकर भावना अपनी सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को समझने में बहुत देर कर दी। भगवान ने तो बचपन से ही मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, लेकिन जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं सकी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू भावना के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर कौशल्या जी भी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी भावना रूंधे स्वर में बोली, लेकिन माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चों के जीवन पर दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात का एहसास तो मुझे आपके साथ रहने के बाद हुआ। लेकिन माँ जी, सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मैं आपके साथ रहने के बाद ही जान पाई हूँ। और माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकती। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कभी कोई रोता है क्या? कौशल्या जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद तो मैं भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कस कर लिपट गए। फिर शरारत भरे लहजे में बोले, दादी, आप जाना भी चाहोगी ना तो भी जाने नहीं देंगे। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरे घर में हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंजने लगी। दोस्तों, ये बात गौर करने लायक है कि आखिर इंसान ईश्वर से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि वृद्धावस्था में वही बच्चे उनका सहारा बने और जीवन का ये दौर भी आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माता पिता अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी दे देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जिंदगी की इस संध्या बेला में जब बड़े बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें भी माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा
वे उनसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।